बारे में। हमारा पहला प्रश्न आपके बीच है कि दो अल्टरनेटिंग राशियों के डैश के अंतर को फेज अंतर कहते हैं, कालांतर कहते हैं। अब यहां देख लीजिए साहब, यह हमारी क्या है, वोल्टेज है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। अब यहां से हमने क्या किया साहब, करंट को विकसित किया, चालू हुई करंट इक्वल टू क्या, I इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी माइनस क्या हो गया 90 डिग्री या π/2। अब इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया वह डिफरेंस क्या है साहब जी, फेज एंगल। क्या है ये, फेज कोण है, फेज एंगल है। और ये फेज एंगल का डिफरेंस कितने का है, 90 डिग्री का या π/2 रेडियन का। कितने का, π/2 रेडियन का। तो हम क्या जवाब देंगे, फेज एंगल का जो अंतर होता है वही फेज अंतर कहलाता है, वही कला अंतर कहलाता है। यहां पर जो तस्वीर बनी है उस तस्वीर से क्या पता चल रहा है, इस तस्वीर से पता चल रहा है कि मेरी वोल्टेज से करंट लैग कर रही है। कितने से साहब जी, 90 डिग्री से। तो आई लैग कर रही है वोल्टेज से 90 डिग्री से विद्यार्थी जी। चलिए आगे बढ़ें। यह स्थिति हम लोगों को इंडक्टर के केस में क्या होती है, प्राप्त होती है, प्योर इंडक्टर के केस में। निम्न में कौन स्विच गियर की वांछनीय विशेषता नहीं है। आप जानते हैं स्विच गियर के अंदर आपकी बहुत सारी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस आती हैं जिसका कि हम इस्तेमाल ट्रांसमिशन लाइन के दौरान करते हैं। जैसे आपका सर्किट ब्रेकर है, आइसोलेटर है, ये सब किसके अंदर आता है, स्विच गियर के अंदर आता है। ठीक है, अब कह रहा है कि स्विच गियर के लिए जो भी आप अवयव ले रहे हैं उसमें स्टेबिलिटी तो बहुत आवश्यक है, थर्मल ताप सहने की क्षमता भी होनी चाहिए, हीट का इफेक्ट उस पर नहीं पड़े ऐसा होना चाहिए, ऑपरेशन क्विक होना चाहिए। ये नहीं कि घटना अभी फॉल्ट रहा है, आग लग गया है और सर्किट ब्रेकर कहेगा कि ट्रांसफार्मर उड़ने दीजिए तब चलेंगे जी, तो ऐसे में मामला क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो अब यहां है बिना मैनुअल हस्तक्षेप के पूर्ण ऑटोमेटिक, ये गलत बात है। हमारे पास दोनों व्यवस्था होनी चाहिए। क्या साहब, मैनुअल भी होनी चाहिए और ऑटोमेटिक भी होनी चाहिए। कई बार ऑटोमेटिक संरचना में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज है नहीं ऑपरेट करता है, तो हम मैनुअली जाके क्या करेंगे, स्विच को गिरा देंगे। तो दोनों व्यवस्था होनी चाहिए तब सही माना जाएगा। यहां कह रहा है तो ये वाली व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, तो हम आंसर किसके साथ जाएंगे, ए नंबर के साथ जाएंगे। कह रहा कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान बताइए। वोल्टेज मेरी आपकी 50 वोल्ट है, करंट आई सर्कुलेट हो रही है। आपका साहब 10 ओम और 10 ओम आपस में कैसे है, पैरेलल है। आप पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालिए। आर बराबर क्या होगा, 10 गुना 10/10 प्लस 10, यानी स्पष्ट रूप से आपका 100/20 यानी आपका 5 ओम हो गया। अब आप जल्दी से कह दीजिए साहब, आई का मान क्या होगा, V/R। V मेरा 50 है, R मेरा 5 है, कितना हो गया 10 एम्पियर। आंसर किसको लीजिएगा, सी नंबर। चलिए साहब जी आगे बढ़ते हैं। दिए गए सदृशता में आप लोग एनालॉजी पढ़ते होंगे रीजनिंग में, है ना, वही रीजनिंग का एक प्रश्न यहां आ गया। कह रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ कंडक्टिविटी है जो कि आपकी चालकता है, सिग्मा से सूचित करते हैं, महो प्रति मीटर इसका यूनिट होता है। धारा प्रवाह में क्या करता है साहब जी, धारा प्रवाह की अनुमति देता है। समझ गए कि नहीं। अब यहां देखिए क्या है, मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक में क्या होना चाहिए, फ्लक्स प्रवाह की अनुमति देना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, फ्लक्स प्रवाह की
अनुमति देना चाहिए, उसको आराम से भेजना चाहिए। ये काम कौन करता है? आपका परमिएंस करता है। यानी आपका जो है साहब रिलक्टेंस रोकता है, आप परमिएंस अलाउ करता है। तो हमारा परमिएंस क्या है साहब जी? परागमन है। क्या है? परमिएंस, परागमन। हिंदी में बोला है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। परमिएंस सबको याद है, और उसका हिंदी देख रहे हैं थोड़ा क्लिष्ट है, तो थोड़ा दिक्कत है। परागमन। अंग्रेजी सही रहता परमिएंस, तब तो कोई दिक्कतें नहीं था। ट्रांसमिशन इसीलिए कैच किया क्योंकि परमिएंस में भी प्रवाह कर रहा है, ट्रांसमिशन में भी प्रवाह कर रहा है, तब तो आप सिनोनिम होता ही बहुत सारी चीज का। तो जब उसको कन्वर्टर पे डालता है तो उसको कैच कर लेता है। कंप्यूटर है, भावना को थोड़ी समझेगा, वो शब्द समझता है। यही तो अंतर है मशीन में और मानव में। मानव भावनाओं को समझता है, भावुक हो जाता है, इसीलिए बेवकूफ बन जाता है। अब मशीन भावनाओं को नहीं समझता है, इसलिए बेवकूफ नहीं बनता है कि नहीं? चलिए, हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। 43 तक डिस्कशन कंप्लीट हो गया है विद्यार्थी जी। 44 मात्र एक बचा है। बम मारने वाले यदि यहां बैठे होंगे तो 10 दिन के लिए बम को रोक लीजिएगा, ठीक है? अब बम मारने की जरूरत नहीं है, दीपावली में बम फोड़िएगा, ठीक है? चलिए साहब, हाँ, रहना चाहिए। एक टेस्ट बचा के इसीलिए रखना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो फिर अनबैलेंस हो जाएगा। आपका टेस्टे बाद में होगा, डिस्कशने पहले होने लगेगा, इसीलिए एक को बचा के रखना जरूरी है। तो बम मारने वाले यदि इसमें बैठे होंगे तो थोड़ा सा क्षमा कर दीजिए इस पाप के लिए, ठीक है? चलिए साहब, 3 फेज स्टार संयुक्त प्रणाली में टर्मिनल के किसी युग्म के मध्य उपलब्ध वोल्टता कहलाती है, क्या कहलाती है साहब? तो देख लीजिएगा, स्टार कनेक्शन की बात हो रही है और यहां पर आपका आर, ये वाई, ये बी। तो साहब जी आर, वाई और बी, ये वाला मेरा क्या है? लाइन वोल्टेज है, और यहां से यहां क्या है? फेज वोल्टेज है। विद्यार्थी जी आप तो याद है आपको VL बराबर √3 VPH, अब VPH बराबर VL बटा √3। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी हो जाएगा। चलिए साहब जी आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या चश्मा वाले विद्यार्थी कोई दिक्कत तो नहीं है? निम्न में से कौन सा लैंप विख्यात रूप से आंतरिक प्रकाशन, मतलब कमरा में, रूम में, बेडरूम में, किचन में, हॉल में, है ना, ये सब में हम रोशनी के लिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं? साहब जी मेटल हैलाइड लैंप है, फ्लोरोसेंट लैंप है, इनकैंडेसेंट लैंप है। ये करते हैं, सॉरी, हम लोग क्या करते हैं? आपका फ्लोरोसेंट करते हैं, उद्दीपन करते हैं। लो प्रेशर हाइड्रोजन लैंप का प्रयोग नहीं करते हैं। आप साहब जी मेटल हैलाइड लैंप जो है, पंडाल बनाते हैं शादी विवाह में, तो हेलोजन जो रहता है उसी टाइप से आपका मेटल हैलाइड का भी संरचना रहता है। तो हम लोग उस पंडाल सब में कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? तो आंतरिक का मतलब कमरा के भीतर ही नहीं है, कभर के भीतर है। अगर आप कभर सोचिए तो सब। ये हाइड्रोजन वाला कभी सुने हैं क्या? तब आज तक तो कभी हाइड्रोजन पे चर्चा नहीं हुआ है, ये तो अजब गजब नाम है, तो ये तो हम लोग यूज कर ही नहीं रहे। लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप हम यूज कर रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन नहीं।
इस लैंप की इंटेंसिटी क्या होती है, काफी अधिक होती है। हाई इंटेंसिटी का हमको क्या करता है, प्रकाश देता है, जिस प्रकाश से आपका चौंध तो विकसित होता ही है, लेकिन जैसे आप झकाझक करना चाहते हैं कि भाई लगा दीजिए पूरा रूम झकझका जाए, तो वैसी स्थिति में हम उस तरह के लैंपों का प्रयोग करते हैं साहब। कौन सा नियम कहता है किसी बिंदु स्रोत से अपने फ्लक्स को प्राप्त करने वाले सतह पर स्रोत के मध्य की दूरी के वर्ग का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी आपका इल्यूमिनेशन 1/d² के क्या होता है, समानुपाती या d² के व्युत्क्रमानुपाती। ये कहता है साहब इनवर्स स्क्वायर लॉ कहता है। लैम्बर्ट साइन तो होता नहीं है, लैम्बर्ट कोजिया होता है जो कहता है ई समानुपाती कॉस थीटा है। समझ गए कि नहीं? अच्छा, इनवर्स कोसाइन है, लैम्बर्ट कोसाइन नीचे वाला में जोड़िए। लैम्बर्ट कोजिया नियम ये कहता है ई प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। इनवर्स स्क्वायर कहता है कि आपका क्या होता है, हमारे d² का व्युत्क्रम होता है। ठीक है कि नहीं? तो हम लोग यहां से क्या कर लिए साहब जी, अब फिर क्या विद्यार्थी जी, ऑप्शन नंबर सी है, ए नंबर इनवर्स कोजिया नियम है, यह है इनवर्स स्क्वायर नियम, इनवर्स वर्ग नियम, ऑप्शन नंबर सी। इसी के आधार पर 1/d² हुआ है। बी नंबर के आधार पर ई प्रोपोर्शनल कॉस थीटा होता है। ठीक है, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन के अंदर से हम लोग ई को समानुपाती आई के करते हैं, तीनों मिला करके फाइनल वैल्यू क्या लिखते हैं, ई बराबर I/d² कॉस थीटा। चलिए आगे बढ़े विद्यार्थी जी। 1 मीटर लंबाई का एक चालक है, लेंथ बराबर 1 मीटर दिया है, हमारा फ्लक्स डेंसिटी बी का मान कितना दे दिया है, 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दे दिया है। हमारी चुंबकीय रूप में 50 मीटर प्रति सेकंड भी का मान है 50 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब आपसे कह रहा है ईएमएफ की गणना करें। ई बराबर क्या होता है, BLV साइन थीटा। हम लोग मोस्टली क्या लेते हैं, मेरा लंबवत व्यवस्था है, ईएमएफ ज्यादा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, अब जब ज्यादा उत्पन्न हो रही है, ठीक है, अब क्या होता है ऐसी परिस्थिति में साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन 90 का मान आप क्या लिखिएगा, 1 लिखिएगा। चलिए यहां पुट कर दीजिए, बी के बदले में 1.5 करिए, एल के बदले में 1 करिए, भी के बदले में 50 करिए, यहां 1 करिए, तो 15×5 कितना हो गया, 75 वोल्ट का उत्पादन होगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। विवेक जी क्लास बंद हो गया होता तो अभी कैसे चल रहा है, अभी तो चलिए रहा है कि नहीं? थोड़ा सा धैर्य रखिए, घबराइए नहीं। तब चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा ट्रांसफार्मर में आपकी कह रहे हैं हम लोग सीटी के माध्यम से अत्यधिक, क्या है साहब जी, सीटी के माध्यम से अत्यधिक करंट को हम क्या करते हैं, मापते हैं। किधर की करंट को मापते हैं, इनपुट के साइड का, प्राइमरी के साइड का। तो हम किसकी मदद से मापते हैं, हम सब लोगों को मालूम है मेरा सीटी क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। क्या है साहब जी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्वाभाविक सी बात है। क्या है साहब, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अब इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, तो हमारी वोल्टेज सेकेंडरी साइड में बढ़ती है, करंट कम हो जाती है, और हम क्या करते हैं, आपका साहब 2 से 5 एम्पियर का छोटा सा अमीटर लेकर के तब सेकेंडरी का करंट I2 को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। N1 में टर्न आपका 1 रहता है या 1.5 रहता है, 2 रहता है, 1.5 कहना उचित नहीं है, 1 या 2 बहुत कम रहता है। और सेकेंडरी में टर्न ज्यादा रहता है, दोनों की संख्या हमको मालूम है, I2 यहां हमको मिल ही गया। हम क्या करते हैं, I1 निकाल लेते हैं, N2/N1 बराबर I1/I2 करके आराम से हम I1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। N2I2 बटा क्या हो जाता है, N1। अब मेरा आराम से मान हमको मैक्सिमम मिल जाता है कि नहीं है?
निम्न में से कौन सा विकल्प सर्किट ब्रेकर की श्रेणियों को व्यक्त नहीं करता है? हम सब जानते हैं जिस चीज का इस्तेमाल करके सर्किट ब्रेकर के आर्क को बुझाने का हम प्रयास करते हैं वही आपका क्या है साहब जी? नाम हो जाता है सर्किट ब्रेकर का। आपने हवा का यूज किया तो एयर सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम किया तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ऑयल किया तो ऑयल सर्किट ब्रेकर, उसके बाद आपने साहब मान लीजिए एयर का प्रेशर यानी ब्लास्ट किया तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, तो अलग अलग SF6 किया तो SF6 सर्किट ब्रेकर। यहां एयर यूज कर रहा है, ब्लास्ट तो चलिए एयर ब्लास्ट ठीक है, ऑयल भी ठीक है, वैक्यूम भी ठीक है। साहब जी सल्फर हेक्साफ्लोराइड था, क्या था? SF6 था, यहां सल्फ्यूरिक एसिड है, यह बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी। साहब जी सल्फ्यूरिक एसिड तो हम लोग यूज करते हैं लेड एसिड बैटरी में यूज करते हैं, तनु सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, यहां क्या करने आ गया, इसलिए ये उचित नहीं है। चलिए विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कुंडली की संख्या N1 का मान 3 दिया है, N2 का मान 30 दिया है, कह रहा है वोल्टेज कितना गुना हो जाएगा? तो सरकार N2/N1 बराबर करिए V2/V1। विद्यार्थी जी यहां से सिंप्लीफाई कर लीजिए, N2 के बदले में 30, N1 के बदले में 3 बराबर V2/V1। अब जरा देख लीजिए साहब जी क्या हो जाएगा हमारा सरकार, मल्टीप्लाई करिए 10 हुआ, यानी आप V2 बराबर क्या हो गया 10 V1, यानी आपकी सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी का क्या हो जाएगी 10 गुना होगी। क्या होगी साहब? 10 गुना हो जाएगी। तो क्या जवाब देंगे? 10 गुना अधिक हो जाएगी। सेकेंडरी में टर्न बढ़ाए हैं, स्टेप अप ना हो गया, स्वाभाविक सी बात है, इसलिए प्राइमरी से ज्यादा हो गया। बात नहीं मान रहा है विद्यार्थी, इसको समझा रही नहीं, आपका बात सुन रहा है। हाँ आप ही को कह रहे हैं, पड़ोसिया को समझा रहा था लेकिन उसका बातें नहीं सुन रहा था, समझे कि नहीं? क्लास के बाद बढ़िया से बाहर में समझा दीजिए, नाश्ता भी करवा दीजिए, बेचारा 3 बजे से क्लास कर रहा, भूखो लग गया होगा, कुछ खाएगा ना हल्का तब आपका बात समझ जाएगा। भूख लगने पर नहीं समझता है जल्दी, तो कुछ खिला दीजिएगा हल्का सा नाश्ता और तब कहिएगा तो बात समझ जाएगी। चलिए ज्यादा डिटेल समझाना होगा तो डेरा पर ले जाइएगा, और रात में खाना वाना बना के भोजन बढ़िया से करा के पनीर उनीर पूरी सब बनाइएगा और तब जाकर के खिलाइएगा, ठीक है कि नहीं? हाँ चलिए, आने तो मांसाहारी होंगे तो कुछ व्यवस्था कर दीजिएगा, शाकाहारी है वही ना, कहा कि कल से तो फिर पर्व का वो हो जाएगा तब दिक्कत हो जाएगी, तब चलिए आज दिक्कत हो रहा है, कुछ टाइम होगा जितना बजे के बाद। अच्छा कह रहा लाइन से ग्राउंड फॉल्ट यानी LG फॉल्ट, फिर कह रहा L फॉल्ट और डबल LG फॉल्ट। साहब जी आप जानते हैं हमारी फॉल्ट 2 तरह की है, एक आपकी सिमेट्रिकल है और एक आपकी क्या है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में ट्रिपल L होता है और ट्रिपल LG होता है, इसमें धारा का मान बदलता नहीं है। ध्यान, धारा का मान क्या रहता है? अस्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, फेज सीक्वेंस भी परिवर्तित नहीं होती है। और ये वाला जो है आपका कैसा है? असममित फॉल्ट है, यानी अनसिमेट्रिकल है। क्या है साहब? अनसिमेट्रिकल है। तो राइट आंसर क्या दे दीजिएगा? असममित। इसमें फेज भी परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, और धारा के मान में भी क्या हो जाती है? परिवर्तन हो जाती है। चलिए आगे बढ़े विद्यार्थी जी, आइए साहब जी अगला प्रश्न, साधारण फ्यूज के साथ डैश स्विच का साधारण रूप है। स्विच गियर मतलब प्रोटेक्टिव डिवाइस जो धारा को इंटरप्ट करे, धारा को रोके, यानी सीधा मतलब समझिए स्विच ही ना आपके फेज में धारा को बंद करता है, चालू करता है जी। तो घर और दफ्तर में प्रकाश के लिए, कमरा में, ऑफिस में, सब में प्रकाश के लिए बढ़िया माना जाता है, अच्छा माना जाता है। घर और कमरा में प्रकाश के लिए एयर ब्रेक स्विच लेंगे, इसमें HRC लेंगे, ऑयल लेंगे कि टम्बलर चलेगा, पुराना जमाना का घर है, दादा परदादा बनाए थे, टम्बलर से काम चलेगा। हम लोग आएंगे तो साहब जी कौन सा लेंगे? ये पियानो स्विच लेंगे, है कि नहीं है? डिलक्स स्विच लेंगे, ये सब का प्रयोग हम लोग करेंगे। हाँ तो ठीक तो है, साधारण फ्यूज के साथ क्या यूज करेंगे? टम्बलर स्विच। फ्यूज का काम क्या था? आपके फेज में धारा एक्सेसिव हो गई तो ब्रेक करके सर्किट परिपथ को क्या करना? सेफ और सुरक्षित रखना। और टम्बलर स्विच क्या कर रहा है? यह भी तो फेज के साथ सीरीजे में जुड़ रहा है और वो भी फेज के साथ सीरीजे में जुड़ रहा है। इसका काम है सप्लाई को चालू और बंद करना। जब परिस्थिति खराब होती है तब हमारा फ्यूज का ओर जाना और सेफ रखना।
एक्सेसिव करंट होने पर। डीसी मोटर में रियोस्टेट गति नियंत्रण विधि में सीरीज प्रतिरोधक को किसके अंदर लगाया जाता है? बड़ा कठिन प्रश्न है जी। कहां लगाते हैं? आर्मेचर के साथ लगाते हैं कि साहब जी हम लोग किसके साथ लगाते हैं? फटाफट बताइएगा, कितना आदमी आर्मेचर के साथ है जी? कह रहा है डीसी मोटर में रियोस्टेट कंट्रोल विधि में सीरीज रजिस्टर को किसके साथ लगाते हैं? आर्मेचर के साथ साहब जी श्रेणी में लगाने का काम करते हैं। हालांकि हमारी पावर की लॉस यहां होती है, इस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता, लेकिन परिणाम होता है कि आर्मेचर की करंट कम हो जाती है। आर्मेचर की करंट कम हो जाती है तो क्या होता है? आपका ईबी बराबर साहब जी मोटर है ना, V माइनस IA RA। तो ये जब मेरा कम हुआ तो मेरा ईबी बढ़ गया, ईबी बढ़ गया तो मेरी गति बढ़ गई, क्योंकि ईबी के समानुपाती मेरा स्पीड होता है। तो उत्तर सरकार क्या दे दीजिएगा? बी नंबर। चलिए विद्यार्थी आगे बढ़ें। हाँ, ओवरलोड हो गया था, इसीलिए अब फ्यूज को उड़ना जरूरी है। भूमिगत केबल के मामले में कौन सा कारक केबल के तापमान वृद्धि का क्या होता है? कारण होता है साथियों। तो तापमान वृद्धि का कारण क्या है? जल्दी बताइए। चालक का निम्न प्रतिरोधकता होना कि ताम्र हानि होना? व्हाट शुड बी राइट आंसर? केबल में तापमान वृद्धि का जो मूल कारण है वह क्या है जी? ध्यान रखिएगा, कारण है कहता तब हम लोग ताम्र के साथ जाते, लेकिन कह रहा है नहीं है तो साहब इसमें भी हीट उत्पन्न होता है, इसमें भी हीट होता है, इसमें भी हीट होता है। यह बेचारा क्या कर रहा है? आपका I स्क्वायर R H बराबर है, R घट रहा है तो H भी घट रही है, यानी इसमें आपका उष्मा की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इसीलिए उत्तर हम किसको देंगे? डी नंबर को देंगे। अगर ये नहीं रहता तब हम उसको देते। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। आगे बढ़ते हैं साहब। सिरों पर ही लाइन चालक जो है पोल पर होता है साहब सपोर्ट। पोल किस लिए लगाते हैं? ओवरहेड कंडक्टर के सपोर्ट के लिए। और चालकों को सपोर्ट के साथ उचित रूप से डैश होना चाहिए साहब जी। यानी आप ध्यान रखिएगा, यहां क्रॉस आर्म लगा करके तब आपका क्या है? कंडक्टर कंडक्टर है कि नहीं है? यानी इससे बिल्कुल क्या होना चाहिए? इंसुलेटेड होना चाहिए, सेपरेटेड होना चाहिए। मतलब क्या सही उत्तर दीजिएगा आप लोग? ब्रेन लगाइए, क्या सही उत्तर दीजिएगा साहब जी? सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है? सेपरेट की इंसुलेटेड? इंसुलेटेड इज परफेक्ट। कनेक्शन तो बना रहेगा लेकिन वैद्युतिक कनेक्शन नहीं होगा। सेपरेट मतलब होता है क्या साहब? यांत्रिक कनेक्शन नहीं होना। क्या होना? यांत्रिक संपर्क नहीं होना। यांत्रिक संपर्क मेरे पोल से टावर से नहीं रहेगा तो झूलेगा कैसे? हवा में लटका रहेगा। तो यांत्रिक संपर्क तो रहेगा लेकिन वैद्युतिक कनेक्शन में बाधा होनी चाहिए, इसीलिए इंसुलेटेड राइट आंसर है। इसके लिए हम किसका प्रयोग किया है? इंसुलेटर का किया है। ठीक है विद्यार्थी जी, चलिए जाना भी चाहिए है। ये है कि नौकरी तो आज न कल होना ही है, तब नौकरी आज न कल होना ही है। दशहरा थोड़े सब बार होता, कभी कभी होता। भूमिगत केबल के लिए
उपयोग में ली जाने वाली इंसुलेटेड सामग्री में क्या वांछित गुण होना चाहिए? ध्यान रखिएगा, क्या गुण होना नहीं चाहिए, है ना? इंसुलेशन प्रतिरोध उच्च होता है, परावैद्युत सामर्थ्य उच्च होता है, मजबूत भी होना चाहिए। ये वाला अनर्थ की बात कह रहा है। अगर यह साहब जी हमारा होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तब तो आपका तुरंत जो है कंडक्टर हमारी डैमेज कर जाएगी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए, हाई होना चाहिए। केबल में समान डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस हर जगह पाने के लिए क्या किया जाता है? केबल की ग्रेडिंग की जाती है। क्या की जाती है? ग्रेडिंग की जाती है। दो तरह का होता है, इंटरशीथ ग्रेडिंग और कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। साहब जी मैक्सिमम स्ट्रेस कहां मिलता है? कंडक्टर के सतह पर। और मिनिमम कहां मिलता है? शीथ के सतह पर। कंसेप्ट क्लियर है ना? चलिए साहब जी, वही तो द इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और स्टील रोलिंग मिल, ध्यान दीजिएगा साहब जी, कह रहा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में और स्टील के रोलिंग मिल में हमें साहब जी स्टार्टिंग टॉर्क क्या चाहिए? ज्यादा। क्या चाहिए हम लोगों को? स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या होता है जी? डीसी श्रेणी मोटर ही सबसे सुटेबल माना जाता है विद्यार्थी जी। ठीक है, चलिए सेल टाइप के ट्रांसफार्मर की कोर किस चीज की बनी होती है? हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील की, कॉपर लेमिनेशन की, एस्बेस्टस की, पोर्सिलीन की? सिलिकॉन स्टील की। इसका हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है? बहुत कम होता है। और अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यही है। और यह भी कैसे देते हैं? थीन लेमिनेटेड देते हैं। ये ध्यान रखिएगा विद्यार्थी जी, ठीक है? तो चलिए हम लोग आज यहीं पर कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। मेहनत कीजिए, रिवीजन कीजिए और खूब पढ़ाई कीजिए।